Hello, dear students. You are welcome in RK Institute. I am Dr. RK Saini from Jaipur, and today I am going to discuss paper number 18, mock test paper number 18 for NEET examination. तो पहले मैं आपको पेपर को अपलोड कर रहा हूँ, देख लें आप एक बार ध्यान से। उसके बाद मैं इसको डिस्कस करूंगा। पेपर भी डाल रहा हूँ, इसकी की भी डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद में डिस्कस करूंगा। देख लो आप पेपर को एक बार। पेपर नंबर 18 मॉक टेस्ट पेपर नंबर 18 फॉर नीट एग्जामिनेशन। पेपर बिल्कुल एग्जाम अब आपके पास में आने वाली है, इसलिए अच्छी तरह तैयारी करें। ये इसका साहब की भी डाल दिए। अब अपन एक एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। देखिए पेपर में से पूरी तरह नीट के उसमें बना हुआ है। पहले सेक्शन के अंदर 35 क्वेश्चन है, सभी कंपलसरी हैं। सेकंड जो आपके पास में सेक्शन है उसके अंदर 15 क्वेश्चन है, जिनमें से कोई 10 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। यदि आप पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन है उनमें नंबर दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग है। करेक्ट क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे, इनकरेक्ट के लिए 1 कम कर दिया जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रेडियस दे रखी है कैटायन की, सिल्वर आयन की, आयोडाइड आयन की। पूछिए कोऑर्डिनेशन नंबर। अब आप ध्यान रखना, एक सॉलिड स्टेट में रेडियस रेशो से कोऑर्डिनेशन नंबर निकाली जाती है। तो रेडियस रेशो दे रखी है, कैटायन की दे रखी है 126 पिकोमीटर और एनायन की दे रखी है 216। जब इसको सोल्व करोगे तो ये आएगी आपके पास में रफली 0.52 के आसपास। और जब आपको पता है कि 0.414 से और इससे इसके बराबर या इससे ज्यादा और 0.732 के बीच में आती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है? 6। 1:1 है, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में बनेगा। तो इनको याद रखो थोड़ा सा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गैसेस स्टेट से दिया गया है, स्टेट ऑफ मैटर से। बिल्कुल सिंपल। दो आपके पास में सेपरेट बल्ब में कंटेनिंग गैस ए एंड बी। आप देखो डेंसिटी से रिलेशन है, तो आपको बता देता हूँ डेंसिटी ऑफ ए और डेंसिटी ऑफ ए का क्या, डेंसिटी का क्या रिलेशन होता है? उसके डेंसिटी होती है साहब मॉलिक्यूलर प्रेशर मॉलिक्यूलर मास अपॉन आरटी। तो आप क्या करो, दो फॉर्मूले बनाओ, डेंसिटी ऑफ गैस ए अपॉन डेंसिटी ऑफ गैस बी। तो पीएम आरटी ऑफ गैस ए और डिवाइड करो था आप, इसको डिवाइड करेंगे तो पीएम आरटी अपॉन गैस बी। लो साहब ये निकाल, ये रखने हैं। अब जैसे कहते जाते हैं वो रख लो। तो ये जो आरटी आरटी है तो कैंसिल हो जाएगा, आपको समझाता हूँ, ठीक है। अब क्या कहते हैं देखो, ये कहते हैं कि द डेंसिटी ऑफ गैस ए इज ट्वाइस ऑफ बी। सपोज बी की डेंसिटी आपके पास में एक्स है, तो इसको क्या लिख देना? 2x, जैसे ये कहते हैं, ठीक। ये लिख दिया मैंने। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ए इज हाफ ऑफ बी। अब यहाँ पे बी का मॉलिक्यूलर मास, सपोज बी का मॉलिक्यूलर मास था वाई, तो ये कितना है आपके पास में? हाफ y/2। ये सब मैंने ए का लिख दिया मॉलिक्यूलर मास। ये मॉलिक्यूलर मास किसका लिख दिया? ए का, ठीक है। आरटी कैंसिल हो गई, ठीक है। अब क्या पूछा है आपसे? टू गैसेज हैव सेम टेम्परेचर, द रेशो ऑफ देयर प्रेशर, यानी प्रेशर का रेशो पूछा है। तो यहाँ पर किसका प्रेशर है? गैस ए का। और नीचे किसका बचा? गैस प्रेशर बी का। देखो कुछ नहीं करना, ये वाई से वाई कट गया, एक्स से एक्स, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 टाइम्स हो गया। लो साहब ये रेशो है। एलिमेंट है एक्स, ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ये बनाता है H2O3। अब ध्यान रखना इस एलिमेंट का एक्स फैक्टर 3 है। अब आपको पता है इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला, इसका मोलर मास जो दे रखा है 91.5, एक्स फैक्टर कितना है? 3। आंसर आ जाएगा फर्स्ट। लो सिंपल। हाउ मच ml of 0.1 m HCl required for the reaction, complete reaction of the mixture of sodium carbonate और बाइकार्बोनेट है, इक्विमोलर मिक्सर है। देखो आपकी एनसीईआरटी की बुक से लिया गया है। आपको बता दूं सॉल्यूशन का 5वां या 6वां क्वेश्चन है, इसलिए ऐसे क्वेश्चनों को मैं कहता रहता हूँ एनसीईआरटी की बुक को करो, इधर उधर घूमते रहते हो, कोई मतलब निकलता नहीं है। देखो इस क्वेश्चन मेरे को इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी क्लास में जब मैंने लिया तो कम से कम 15 स्टूडेंटों के क्वेश्चन या तो अटेम्प्ट भी नहीं किया या गलत कर दिया। क्यों? देखो अब आप समझो, उनका अभी चेक नहीं किया, पूरे की तो बता रहा हूँ आपको। 0.1 m HCl रिक्वायर्ड है 1 ग्राम मिक्सर जिसके अंदर दोनों बराबर हैं। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस लगाएंगे आप। लॉ ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ HCl इक्वल्स टू लॉ ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ कार्बोनेट प्लस बाइकार्बोनेट, ठीक है। वो कह रहे थे आप 1 ग्राम मिक्सर है जिसमें बराबर बराबर क्या है आपके पास में? मोल। तो सपोज एक ये जो सोडियम कार्बोनेट है उसका x बोल देता हूं, तो इसके मोल हो जाएगा x अपॉन इसका मोलर मास। मोलर मास कितना होता है? 106 सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। अब उसका मिक्सर जो बाइकार्बोनेट है वो कितना बचा? 1 - x अपॉन उसका मोलर मास होता है 84। थोड़ा सा आप इसको सोल्व कर लो तो x की वैल्यू आ जाएगी, मैं बता देता हूँ। तो ये हो गया था 84x इक्वल टू 106 माइनस 106x। इस वैल्यू को इधर ले आओ और x से डिवाइड कर लो तो x की ये 190 के आसपास आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 106 अपॉन 190। लो साहब ये x में करके x किसके मोल आ गया, अमाउंट आ गई आपके पास में सोडियम कार्बोनेट की। इसके मोल बनाते हैं। मोल बनाने के लिए क्या करोगे? इसको मोलर मास से डिवाइड करोगे। ये लो साहब इसके मोल बन गए। एक्स फैक्टर कितना है इसका? 2। ये इसके ग्राम इक्विवेलेंट आ गए सोडियम कार्बोनेट के। देखो एक बार
इसके मोल बनाए, यहाँ से इसकी अमाउंट निकाली, मोल बनाए, एक्सपेक्टर था 2, इसके ग्राम इक्विवेलेंट। अब दूसरे के भी निकालो, दूसरे बाइकार्बोनेट का, उसका एक्सपेक्टर 1 है, उसकी अमाउंट कितनी आएगी पहले तो ये देखो। आप क्या करना, 1 में से 106 अपॉन 190 सब्सट्रैक्ट कर दो, 190 को कॉमन ले लो तो ये आ जाएगी 84 अपॉन 190 ग्राम, इतना था वो आपके पास में। ठीक है, इसके भी साहब आप मोल बनाओ, मोल बनाने के लिए मोलर मास से डिवाइड करो, लो तो आप मोल बन गया। एक्सपेक्टर कितना है 1, ये इसका इक्विवेलेंट आ गया, यहाँ पे रख दो, इस जगह रखिए, दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे, कुछ नहीं करना है, देखो आप ध्यान से करते नहीं क्वेश्चनों को, बाकी कुछ नहीं करना होता। तो ये देखो ये 106 ये कैंसिल हो जाएगा तो 2 अपॉन 190, ये 84 भी कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आ जाएगा आपके पास में 1 अपॉन 190, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 190, ये क्या आ गया था 1 अपॉन 90, तो वैल्यू कितनी हो गई आपके पास में 3 अपॉन 190, इतना है। तो उसका भी बराबर आना चाहिए, ग्राम इक्विवेलेंट 0.1 कंसेंट है, वॉल्यूम आ जाएगा लीटर में, डिवाइड कर लो साहब सीधा इससे, ये लीजिए आंसर आपके पास में फर्स्ट, चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन 5 बिल्कुल सिंपल सॉल्यूशन से ही है, अमाउंट पूछिए, परसेंटेज पूछा है, दिखाता हूं क्वेश्चन को, देखो। क्वेश्चन 5 में ए सॉल्यूशन इज ऑब्टेन्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन एंड 400 ग्राम ऑफ 40। पहले तो बताओ 25% का मतलब, यदि सॉल्यूशन का वेट 100 है तो 25 ग्राम, एक है तो इतना, और 300 है तो साहब कितना हो गया आपके पास में 75 ग्राम, तो ये है पहले वाला। दूसरा 40% है, 40 का मतलब 100 में से कितना था 40, एक में तो इतना 400 ग्राम है, तो ये हो गया साहब आपके पास में 160। दोनों को ऐड कर लो, ये 5 और 6 7 13, ये लो 235 ग्राम है। टोटल कितना मास हो गया अब आपके पास में 300 ये और 400 ये, कितने में था ये 700 ग्राम में इतना, एक में इतना और 100 में इतना, खत्म बात। लो साहब थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी स्टाइकोमेट्री से लिया गया है, बिल्कुल सिंपल है, लेकिन आप एक बार करते जब कोई क्वेश्चन बनते हैं। देखो इधर क्वेश्चन नंबर 6 को समझाता हूँ, गलत किया इसलिए कह रहा हूँ। एक कंपाउंड है, एक पी और क्यू एलिमेंट है, P2Q है, और एक है था PQ2। ठीक है, ये दो कंपाउंड है, इसके अंदर क्या लिख रखा है 0.15 मोल ऑफ P2Q, उसका वेट है इतना, कितने का 0.15 मोल का, कितना वेट बता रहे था 15.9। मैं कहता हूं एक का बताओ, बोले 0.15 से डिवाइड कर लेना, तो ये तो इसका वेट आ गया। उस ये जो भी वेट आएगा उसके अंदर 2 तो P प्लस 3 क्या है आपके पास में Q, P2Q3 है, इनके बराबर बनेगी एक इक्वेशन, ये x की वैल्यू निकाल ली मैंने, समझ रहे। ठीक इसी तरह से यहाँ पर देखो, ये 0.15 मोल का वेट दे रखा है 0.93, 0.9 है कितने का 15 का, तो एक का बताओ साहब, बोले डिवाइड कर लो, ये भी आ गई y आपके पास में, ये किसके बराबर होगा P प्लस 2Q के। अब इनको एक ऐसे करो, इसमें इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर लो 2 से, देखो इधर ध्यान से, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 तो ये P तो कैंसिल, और किसका वेट आ जाएगा Q का, Q की वैल्यू रख देना आपके पास में, P का भी आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल, फर्स्ट आंसर है। क्वेश्चन इंसुलिन कंटेंट 3.4% सल्फर, फिर इसका मतलब 3.4% का मतलब यदि इंसुलिन के अंदर 3.4 ग्राम सल्फर है तो मास कितना है इंसुलिन का 100, और एक है तो इतना, वो कहता है मिनिमम मास बताना है, मिनिमम का मतलब अरे कम से कम एक एटम तो रखो, ये मिनिमम मास आ जाएगा आपके पास में, सेकेंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया क्वेश्चन, हाईएस्ट हीट ऑफ कंबेशन के लिए क्या चेक करें, नंबर ऑफ एटम, जितने ज्यादा एटम उतनी जलता ज्यादा, हीट भी ज्यादा निकलती है। और फिर पूछा है कि हाईएस्ट हीट ऑफ कंबेशन पर CH2, उसके लिए आपको एटम काउंट नहीं करने, स्टेबिलिटी चेक करनी है। तो सबसे लेस स्टेबल क्या है, स्ट्रेन की वजह से साइक्लोप्रोपीन प्रोपेन, इसलिए पर CH2 इसकी सबसे ज्यादा, तो सबसे हाईएस्ट तो पूछेंगे ए, और पर CH2 बोलेंगे ये, आंसर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 9 समझा रहा हूं, क्वेश्चन 9 में तो भाई कई बार कहता हूं, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते, हमारे स्टूडेंट पता नहीं क्यों आपको बोल रखा है कि साहब कहाँ से पढ़े कहाँ से पढ़े, अरे मैं कहता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एनसीईआरटी की बुक से पढ़िए, ये चारों रिएक्शन दे रखी है, विच डज नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। तो ये तो क्या है एक्चुअल में डिस्प्रोपोर्शन नहीं, उसकी रिवर्स रिएक्शन है, कम प्रोपोर्शनेशन, इसके अंदर सल्फर और वाटर बनता है। ठीक है, ये अभी आपको पहले कई बार बता दिया, जब कंसंट्रेट में करते हो या डाइल्यूट में, तो ये जो नॉन मेटल है डिस्प्रोपोर्शनेट होती है, H2O2 होता है ये H2O में, ऑप्शन में हीटिंग ऑफ फॉस्फोरिक एसिड, अब ये हीटिंग इफेक्ट है, आपकी बुक में गिवन है P ब्लॉक में, जब आप ये जो +3 वाले होते हैं ना अस एसिड, इनको जब हीट करते हो तो ये डिस्प्रोपोर्शनेट रहते हैं फॉस्फीन में और किसमें H3PO4 में, बुक में एक रिएक्शन दे रखे हैं, इसलिए याद करो दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, तो इसका अंदर आंसर कौन सा था फर्स्ट, क्वेश्चन 10 देखिए, क्वेश्चन 10 है मैग्नीज आयन ऑक्सीडाइज होता है
परोक्सो थायोसल्फेट आयंस अकॉर्डिंग, ये आपको बता दूं, जब आप एनसीईआरटी की बुक पढ़ोगे ना, KMnO4 बनाने का लैब मेथड है, ठीक है, लेबोरेटरी मेथड है, चेक कर लेना, आपकी बुक खोलते ही KMnO4 में आपको रिएक्शन मिल जाएगी, ठीक है। हाउ मेनी मोल ऑफ थायोसल्फेट रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ Mn। आप समझ रहे हैं इसको, ये क्वेश्चन ऐसे इतना इजी नहीं है जो आप समझ रहे हो। तो ये तो कन्वर्ट हुआ था आप किसके अंदर, SO4 - 2 में, और ये जो Mn है ये किसके अंदर कन्वर्ट हुआ, Mn+7 में। तो इसके अंदर तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लो, तो इसका तो हो गया था अब ऑक्सीडेशन। मैं पूछता हूँ इसमें रिडक्शन किसका हुआ, नहीं इसका तो Mn जो +2 था वो तो किसमें कन्वर्ट हो गया है, +7 में, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें रिडक्शन, तो ध्यान रखना सल्फर का कुछ नहीं हुआ है, ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हुई, किसकी होगी, ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट निकालो, सल्फर यहाँ भी +6 में और यहाँ भी +6 में, इसलिए सल्फर ने रिडॉक्सिडेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया। तो देखो सर इसके ऑक्सीजन स्टेट निकाल रहा हूँ ऑक्सीजन की, देखो इधर सल्फर 2 तो 12, तो ये लिख दो आप, प्लस इसको बोल दो 8x, ऑक्सीजन को क्या बोलेंगे x, 8 हो गई, इक्वल टू चार्ज कितना है -2। तो मैं बोलता हूँ साहब 8x इक्वल टू, इधर भी लिया इसको, कितना हो गया -14। तो मैं बोलूँ x की वैल्यू कितनी हो गई, -14/8। ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकल आई है ऑक्सीजन पे, आप लिखते हैं। और यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर कितने -2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन स्टेट आई है आपके पास में -14/8। अब हाउ मेनी ऑक्सीजन इन 1 मोल, बोले 8 यहाँ लिख दो। यहाँ पर था आप ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी, -2। पहला काम एटम बैलेंस करो, दूसरा काम चार्ज। अब इसको चार्ज, यहाँ पर तो चार्ज कितना हो गया आपके पास में -14, यहाँ पर कितना हो गया 16, तो उठा के यहाँ पर क्या करो 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, यानी इसका एक्सपेक्टर 2 है और इसका एक्सपेक्टर कितना है 5। अब मल्टीप्लाई कर लो, इसको तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 5 से, इसको कितने से कर देंगे 2 से। अब पढ़ लो, देखो क्वेश्चन क्या है समझो। ये पूछा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ थायोसल्फेट peroxo thiosulfate required for the oxidize of 1 mole of permanganate ion of Mn2। 1 मोल के लिए बताना है, तो इसको देखो अब आप ध्यान से, Mn के कितने से मल्टीप्लाई कर रखा था 2 से, तो बताओ 2 मोल के लिए कितने चाहिए आपको, 2 मोल के लिए कितने चाहिए, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रखा था, बोले 5। एक के लिए कितने चाहिए 2.5, ये लो साहब फर्स्ट आंसर आपका 2.5। क्वेश्चन ध्यान से देखो 11 को, क्वेश्चन 11, ठीक है, इसमें सॉल्यूशन प्लस कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से मिला के लिखा गया, देखा जाए तो वैसे तो है सॉल्यूशन का, तो फिर उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के टर्म में लिखना था, बर्नर थ्योरी, ठीक है। दिखाता हूं आपको क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन है इसलिए सोचो आप इसको। देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपको समझाता हूं। 0.001 सॉल्यूशन है, इस कोई कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, M8 लिख रखा है, वाटर में फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है आपको इतना, ठीक है। 100% आयोनाइजेशन है, अल्फा 1 है, KF दे रखा है वाटर का, बताओ क्या से रिप्रेजेंट किया जाए। तो आपके पास में फॉर्मूला डेल्टा TF इक्वल टू I KF इंटू M। डेल्टा TF दे रखा है, KF दे रखा है, M दे रखा है, I निकाल दो। तो अब कुछ नहीं करना, ठीक है, 0.0056 डिवाइड करो KF से, कितना दे रखा है 1.86, मोलिलिटी सीधी दे रखी है, कितनी दे रखी है 0.001। देखो इधर अब आपको समझाऊं, ये 3 0 ये 4 0, यहाँ पर क्या बचेगा 1, तो ये क्या हुआ 56/18.6 है एक्चुअल में देखा जाए तो आई। अब आप चेक कर लो इसको, कितना हो गया 3 पार्टिकल आने चाहिए, 100% है, तो 3 पार्टिकल किसमें से आ जाएंगे, देखो ये कॉम्प्लेक्स देगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेट थ्योरी के अकॉर्डिंग स्पेयर वालों को आयनाइज करेंगे तो 2 तो आएंगे सिंपल आयन और एक कॉम्प्लेक्स। थर्ड आंसर चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 12, pH ऑफ 0.2 m। अब आप वैसे आपको ये समझना चाहिए था ये कैसा सॉल्ट है, बोले वीक एसिड और वीक बेस का डिपेंड किस पे करती है, K और Kb पे, दोनों बराबर, इसलिए pH एग्जैक्ट 7। वहां याद नहीं आते समस्या, एक साहब कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, आप सोचो तो सही, 4 तरह के सॉल्ट होते हैं, ये कौन सा है वीक एसिड वीक बेस, किस पे डिपेंड करती है pH, रिलेटिव कांस्टेंट पर, K और Kb पर, दोनों इक्वल तो 7 ही आ जाती है एग्जैक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, अब वो ये ना ऐसे क्वेश्चनों को जब छोड़ते हो जब बुरा लगता है हमें। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, आउट ऑफ द, ठीक है, आपको इंटेंसिव बतानी है, तो इंटेंसिव जो मास पर डिपेंड नहीं करते, तो एक तो बॉइलिंग पॉइंट इंटेंसिव है, दूसरी pH इंटेंसिव है, EMF सेल का इंटेंसिव है, ये 3 आपके पास में इंटेंसिव। ध्यान रखना एंट्रोपी एक्सटेंसिव है, अमाउंट पर डिपेंड करती है। ये सिस्टम प्रोसेस उसमें क्या किया है उसने, रिलीज कर दी 200 जूल हीट एंड वर्क डन बाय द सराउंडिंग। वर्क डन बाय द सराउंडिंग का मतलब समझते हो, सिस्टम पे कर दिया, इसका मतलब कंप्रेस्ड, इसलिए क्यू W किस में लोगे, पॉजिटिव साइन में। अब डेल्टा U का फॉर्मूला होता है साहब Q प्लस W। हीट रिलीज किए उसको तो लो नेगेटिव में, कितनी कर दी रिलीज 200, वर्क कितना हो गया साहब 300, इसलिए डेल्टा U कितनी आ गई आपके पास में प्लस में 100, कितनी आ गई ये प्लस में 100। वर्क डन कैसा किया, वर्क डन बाय द सराउंडिंग, तो सराउंडिंग क्या करेगा, सिस्टम को कंप्रेस कर देगा, और कंप्रेशन के वर्क में साइन क्या लोगे सिस्टम के लिए पॉजिटिव,
और हीट रिलीज का नेगेटिव, इसलिए आंसर क्या आ जाएगा प्लस 100 जूल। द स्पीसीज हैविंग पिरामिडल शेप, अभी बनानी चाहिए आपको पिरामिडल शेप। पिरामिडल समझते हो ना, अमोनिया की जैसी 3 तो होने चाहिए, क्या चीज आपके पास में बॉन्डेड एटम, और एक होना चाहिए लोन पेयर। आप देखो सबकी स्ट्रक्चर तो बताऊं क्या, आप समझते नहीं हो इन चीजों को, बनाते नहीं हो। ये SO3 ट्राइगोनल पिरामिडल एक्चुअल में sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। इसको देखो, सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं साहब 6, जिसके अंदर दो तो ऑक्सीजन से बने हुए हैं और एक एक क्लोरीन से। देखो आप होगी ना अमोनिया की जैसे sp3 और एक लोन पेयर, इसी का नाम है पिरामिडल। ये सिलिकेट आयन कैसे बनाते हो, जैसे कार्बोनेट बनाते हो ऐसे सिलिकेट बनाया करो, ऐसे C डबल बॉन्ड ओ, ये था कार्बोनेट sp2, तो ऐसे इसको बनाओ फिर पिरामिडल किस बात की। उसी तरह का रेगुलर इस पे सीधे देखा जाए तो आयन रेजोनेंस भी है ट्राइगोनल प्लेनर sp2 वाली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट समझा रहा हूँ 16 को देखो। क्वेश्चन 16 कुछ नहीं करना, बढ़िया क्वेश्चन लेकिन सोचना पड़ेगा। इलेक्ट्रोलिसिस किया कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड, यानी अटैकिंग इलेक्ट्रोड है, ध्यान रखना ध्यान से। ये कॉपर और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, बोलो। तो ये पूछा है कि साहब इतने ग्राम कॉपर डिपॉजिट हो जाता है कैथोड पर, कैथोड पर कितने ग्राम कॉपर डिपॉजिट होगा इतना, तो सीधी सी बात है एनोड में से इतने ग्राम ही कॉपर डिक्रीज हो जाएगा, ये लो। अरे अटैकिंग इलेक्ट्रॉन में से तो होता है इक्वल ग्राम इक्विवेलेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट जाते हैं कि एक ही कॉपर अटैकिंग इलेक्ट्रोड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 समझाता हूं। कुछ नहीं, बढ़िया क्वेश्चन देखो आप। सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल की रिएक्शन कराओ इस पर, ऐसे कोई एल्कीन थे ये CH3, इलेक्ट्रोफाइल क्या है H+ आयन, तो कैटायन बना लो, ये लो। अब आप कैटायन तो सबसे स्टेबल बना सकते हो ना, बोले साहब ये कैटायन बनेगा इसका सबसे स्टेबल, देख लो। अब सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल Br भी हो सकता है H2O भी है, ठीक है, H2O से अटैच करा दो। तो पहले ऑप्शन में देखो यहाँ पर क्या लगेगा, ए की पोजीशन पे OH और CH3, देखिए इधर, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वाटर से लेना। दूसरे में न्यूक्लियोफाइल क्या चीज है, मिथॉक्सी आयन, देखो ये रहा, ये रहा देखो। और तीसरे में क्या है, ड्यूट्रॉक्साइड आयन, देखो OD, ये लो। अब इसमें पता नहीं क्यों छोड़ देते हो ऐसे क्वेश्चनों को आप। क्वेश्चन नेक्स्ट, ओजोनोलाइसिस बॉन्डों को तोड़ के वो लगा दिया करो, एक तो एसिटाल्डिहाइड, एक CO2 और एक फॉर्मल्डिहाइड, ये रहा सर। क्वेश्चन नेक्स्ट, ये पूछा है करेक्टली मैच। अब देखो टर्सरी यदि कार्बन है तो लिविंग ग्रुप को बाहर कर दो, इसलिए SN1 यही सही है। ये इलिमिनेशन 1 नहीं है, आप ध्यान रखना, एल्कोहल सेकेंडरी और टर्सरी H2O तो 4 के साथ हीट करते हो तो E1 रिएक्शन देते हैं, E2 नहीं। अगला, ये प्राइमरी एल्काइल हैलाइड है इसलिए SN1 नहीं SN2 देगा, और ये भी सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है, बेस के संग कौन सी रिएक्शन देता है, E2 E1 नहीं। क्वेश्चन नंबर 19 था, क्वेश्चन 20 दिखा रहा हूं, क्वेश्चन 20 बढ़िया क्वेश्चन। बोरेक्स को जब रेड हीट करते हैं तो मिक्सर में बदल जाता है, बोरेक्स का फॉर्मूला जानते हो ना, Na2B4O7.10H2, इसकी स्ट्रक्चर ध्यान रखना, बुक में भी दे रखी है, 2 sp2 होते हैं कहाँ बोरोन और 2 sp3 होते हैं Na। इसको जब रेड हीट का पहले जब सिंपल हीट करते हैं तो इसमें से वाटर बाहर निकल के स्वेल अप हो जाता है, और रेड हीट करते हैं तो इसमें मिक्सर बनता है सोडियम मेटाबोरेट और किसका, B2O3 का। ठीक है, ये दो बनते हैं इसके, सोडियम मेटाबोरेट और बोरिक एनहाइड्राइड, B2O3, ये ट्रांसपेरेंस ग्लासी मास है। अब डी ब्लॉक के जो कंपाउंड होते हैं ना, वो इनके साथ उन कंपाउंडों को हीट करो जो थर्मली डिकम्पोज हो जाते हैं, और बोरेक्स बी टेस्ट देते हैं जिसमें कलर बनते हैं। अब इसमें क्या लिया है आपके पास में, क्रोमियम। तो ध्यान रखने की बात है कि जो मेटल है क्रोमियम की +3 ऑक्सीजन स्टेट होगी, और इसके अंदर जो बोरेट बनते हैं बीड, उसमें मेटाबोरेट बनते हैं, तो क्रोमियम मेटाबोरेट, ये लो, ये मेटाबोरेट आए ना, ध्यान रखना आप। इसलिए बनेगा, सभी के मेटल किसे बनते हैं, मेटाबोरेट है, ध्यान रखना। कलर ग्रीन कलर का होता है, ये बीट का कलर आपको दे रखा था, मेटाबोरेट है, ये रहा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है अबाउट ग्रुप नंबर 14 और पीरियड नंबर 3। अब पहले ये चेक करो, ग्रुप नंबर 14 और पीरियड 3, तो इसका मतलब कार्बन फैमिली हो गया, कार्बन आता है सेकंड में, ग्रुप नंबर 3 में आ गया। सिलिकॉन के बारे में पढ़ना है। पहला, इट्स ऑक्साइड एसिडिक, बिल्कुल साहब, SiO2 एसिडिक होता है, ठीक है। इट इज मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, यही गड़बड़ है बस। सिलिकॉन मॉलिक्यूलर नहीं है, डायमंड के जैसा, ध्यान रखना, डायमंड के जैसा, सिलिकॉन और जर्मेनियम, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, डायमंड के जैसा 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर, जिसको कोवेलेंट क्रिस्टल भी कहते हैं, इसलिए यही इनकरेक्ट है। मॉलिक्यूलर नहीं, क्या है, 3 डायमेंशनल नेटवर्क या कोवेलेंट क्रिस्टल बनाते हैं, और बाकी सब सही है। शेप ऑफ XeO2F2, ठीक है। अब ये भी देखो, आपको डी ब्लॉक, डी क्या आपके कोऑर्डिनेशन पी ब्लॉक में जो लास्ट फैमिली वहां पे बहुत सी बना रखी है, या फिर केमिकल बॉन्डिंग से बनाया करो, ठीक है। देखो जीनोन, दो तो बनाने थे आप सिंगल बॉन्ड, और दो बनाने डबल बॉन्ड, बेंट रूल को थोड़ा ध्यान रखो, और एक रह जाएगा लोन पेयर, क्या कहते हैं इसी को, केसाइप या सीसो, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है इतनी N सेल में,
ठीक है, कैलकुलेट वेलोसिटी करनी है तो सबसे पहले तो काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला है आपके पास में -13.6, ऊपर लिखते हो जेड स्क्वायर, नीचे लिखते हो एन स्क्वायर, हाइड्रोजन के लिए जेड तो 1 है, तो ये आपके पास में एन यहाँ पे रखना, तो ये 0.85 लिखना है यहाँ पे माइनस साइन के साथ, 13 से डिवाइड करना, तो आपके पास में एन की वैल्यू आ जाएगी 4। फोर्थ सेल में वेलोसिटी पूछिए, लो साहब वेलोसिटी का फॉर्मूला डाल दो सीधा ही। क्वेश्चन 23 था। नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 24। बढ़िया क्वेश्चन, देखो इधर ऐसे क्वेश्चन बहुत आते रहते हैं। ऐसे पूछा है कि एल्कोहल डिहाइड्रेशन फास्टर किस में होगा, रेट बतानी है। तो सबसे पहले कैटायन बनता है, तो सबसे पहले टर3 ये रहा, ठीक है। इधर देखो ये और भी बढ़िया, ठीक है। क्या चीज है इसके अंदर, टर3 तो है ही, साथ में एलाइलिक रेजोनेंस भी है, समझ गए। तो सबसे पहले 4 में, फिर सेकंड में, फिर सेकेंडरी में, और लास्ट में प्राइमरी में। लो साहब, तो सबसे पहले 4, फिर सेकेंड, फिर फर्स्ट और थर्ड, ये रहा। फिर क्वेश्चन पूछा है ए की बी से रिएक्शन कराई या कुछ बना, उसकी सी से कराई, ईथर बना, आइडेंटिफाई ए बी सी। तो सबसे पहले तो क्या करो, उसको प्रोटोनेटेड जो एल्कोहल है प्रोटोनेटेड करके हेलोजन में बदल लो और मिथॉक्साइड से रिएक्शन करा लो, बन जाएगा ईथर। ठीक है, ईथर बनाना था, इसी से बनेगा। इसमें क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पर बनेगा तो सही, लेकिन कार्बन ज्यादा बनेंगे इससे ज्यादा जो दे रखा है। क्वेश्चन नेक्स्ट, E2 मैकेनिज्म इन विच पेयर E2 रिएक्शन विल बी फास्टर इन सेकंड कंपाउंड। अब समझना सेकंड, तो पहली बात तो जब E2 की बात होती है, E2 एल्कीन के करेक्टर आते हैं, एंटी इलिमिनेशन होता है और मोर स्टेबल एल्कीन ज्यादा बनती है, इसलिए पहले में फर्स्ट में ज्यादा होगी। देखो इधर इसमें प्राइमरी बनेगी, इसमें सेकेंडरी। यहाँ देखो इसको, अब आपको पता है ना E2 इसके अंदर इस Br के एंटी पोजिशन पर है H, क्योंकि ये दोनों सेम पे है और एंटी पोजिशन पर है, H का बॉन्ड वीक होता है इसलिए जल्दी। और यहाँ इस Br के एंटी पोजिशन पर, ध्यान से देखो, जब ये सॉलिड लिख रहा है ये एंटी पोजिशन पर है D, इसका मतलब ड्यूटेरियम का इलिमिनेशन या बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है बजाय हाइड्रोजन से, इसलिए ये स्लो, इसलिए ये भी स्लो। और ये आपको पता है कि साहब एल्कीन के कैरेक्टर आ जाएंगे, पाई बॉन्ड पैरेलल हो जाएगा इसके साथ में, इस पाई बॉन्ड के साथ, इसलिए स्टेबल बनेगी। इसलिए इसके अंदर आंसर था नन ऑफ दीज, सब में फर्स्ट कंपाउंड की ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, बिल्कुल सिंपल, कई बार दे दिया है। इसका ओजोनोलाइसिस करा दो, लेकिन जिंक डस्ट नहीं डाली है, इसलिए दोनों पार्टों को एसिड में बदल दो। तो 2 कार्बन का ये CH2 तो रहने देना, और 2 कार्बन का क्या बना दो आप, इसको डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। ये लो, ये तो है ए, मेलोनिक एसिड कहते हैं। हीट करते हो तो एक CO2 बाहर निकल जाती है फर्स्ट और सेकंड में से, इसलिए एसिटिक एसिड फर्स्ट आंसर। क्वेश्चन देखो, ये भी गलत कही कई स्टूडेंटों ने। जब आपको AgCN से रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। देखो इधर ध्यान से, Cl की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड की AgCN से, मेन प्रोडक्ट क्या बनता है, आइसोसाइनाइड। रिडक्शन करते हो तो सेकेंडरी एल्कोहल CH3NH, और क्या बनेगा आपके पास में CH3, इसलिए सेकेंडरी अमाइन। अच्छा, जब KCN से रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, साइनाइड, और रिडक्शन करते हैं तो प्राइमरी अमाइन। लो साहब, क्या कहेंगे आप इनको, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ये प्राइमरी अमाइन है, ये कौन सा, सेकेंडरी, इसलिए फंक्शनल ग्रुप को स्टूडेंट लिखते हैं मेटामर, पागल कहेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिएक्ट विद एसिटिलीन, एसिटिलीन से कौन रिएक्शन नहीं करता, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 29 को एसिटिलीन से, आप क्वेश्चन समझना, आप एसिटिलीन लिख देता हूं, ये लो, ये एसिटिलीन, इसके साथ सपोज NaOH से रिएक्शन कराई, तो एक तो आप इसका सॉल्ट बना देना, सोडियम एसिटिलाइड, लो साहब ये बना दिया, और एक बनाएंगे वाटर। अब ये सोचने की बात है, वाटर में और इस टर्मिनल एल्काइन में विच वन इज मोर एसिडिक, तो आपको पता है कि वाटर मोर एसिडिक, इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड, तो ये रिएक्शन नहीं होगी, चेक कर लो आप। बाकी ये आपको पता है, सिल्वर के संग टेस्ट देगा, व्हाइट PPT, सोडियम हाइड्रोजन गैस निकाल देगा, इसमें एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। इसलिए फर्स्ट आंसर कौन नहीं करेगा, NaOH। क्यों नहीं करेगा, बिकॉज वाटर जो बनता है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड, किससे, इस टर्मिनल एल्काइन से। पहले भी क्वेश्चन आ चुका है इससे पहले वाले में, इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड होगी, फॉरवर्ड नहीं। क्वेश्चन 30, X और Y पूछे, देखो एक ध्यान से देखो इसको, 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर एल्डोल बना हुआ है, ध्यान से देखिए क्या बना हुआ है, एल्डोल। ये तो रहा एल्डिहाइड और ये रहा एल्डोल, तो एल्डोल कंडन देते हैं। तो एक तो ले लो आप, कैसे, एक तो कार्बन, देखो इधर ध्यान से, ये तो 2 कार्बन का लो और ये 3 कार्बन का, इसलिए आंसर सेकेंड, चेक कर लो। एल्डोल का मैकेनिज्म जानते ही हो आप, ज्यादा रिएक्टिव। क्वेश्चन, ब्रोमीन वाटर की रिएक्शन, ब्रोमीन से रिएक्शन कराओ तो आपको पता है ये मेटा डायरेक्टर है, इसलिए मेटा पोजीशन पर जोड़ो साहब आप Br पहला। फिर क्या करो, अमोनिया के साथ हीट करो, अमोनिया के संग हीट करेंगे तो एसिड किस में बदल जाते हैं, अमाइड में। लो जी, अमाइड में बदल देता हूं इसको, CONH हीट भी कर रखा है, ठीक है। फिर क्या कर रखा है, QBr, आप ध्यान रखना ये Br2 + QOH है, इसको ऐसे में लिख देते हैं, जो इस CO को खत्म कर देता है, तो क्या बन जाएगा, मेटाब्रोमोएनिलीन। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन 32 देखो,
बढ़िया क्वेश्चन। MnCl2 आयन टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और पैरामैग्नेटिक, बिल्कुल। Mn पर क्या इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 3 Mn+2 में, इसलिए 3D में कितने रहेंगे, 5। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री और पैरामैग्नेटिक रहेगा, वीक लिगेंड है, ठीक है। Mn यहाँ पर देखो इधर, Mn पर ध्यान से देखना, इसमें Mn पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, +4, ऊपर चार्ज है -2, और +4 का मतलब है आपके पास में Mn ही होता है, 3D5 4s2 होता है, +4 लाने के लिए 2 यहाँ से और 2 यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो किस में बदल जाएगा ये, 3D3 में, 3D3, 2 यहाँ से निकालिए और 2 यहाँ से, 3D3। अब कॉम्प्लेक्स कैसे बना हुआ है साहब आपके पास में, ऑक्टेडल, ऑक्टेडल में तीनों इलेक्ट्रॉनों को आप यहाँ पर भर देंगे, इसलिए पैरामैग्नेटिक ही रहेगा साहब। देखो तो कैसा है, ऑक्टेडल एंड पैरामैग्नेटिक, ठीक है। यहाँ पर CuCl4 इज स्क्वायर प्लेनर एंड पैरामैग्नेटिक, कैसा है ये, स्क्वायर प्लेनर एंड पैरामैग्नेटिक, गलत, स्क्वायर प्लेनर नहीं है, ये टेट्राहेड्रल कंपाउंड है, और कहता है पैरामैग्नेटिक तो है, इसलिए ये इनकरेक्ट है। आगे CuNi3 इज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड डायमैग्नेटिक, सही है। आपको बता दूं, ये जो NiCO3 है ना, इसके अंदर कार्बोनिल पता है ना, NH के इलेक्ट्रॉन को N-1d में डाल दिया करो और पेयरिंग भी कर दो, इसलिए टेट्राहेड्रल एंड डायमैग्नेटिक, ये सही है। तो आंसर आपके पास में 4। क्वेश्चन करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दिस। अब इसमें भी क्रोमियम किसमें, +3 में, ऑक्टेडल कॉम्प्लेक्स है, तो ये जो ट्रिपली डिजनरेट में एक एक करके भर देना। क्वेश्चन नेक्स्ट इंपोर्टेंट 34, जब आप एसिडिक मीडियम में आयोडाइड की रिएक्शन कराते हो तो क्या बनता है, I2। जब एल्कलाइन मीडियम या न्यूट्रल में कराते हो तो क्या बनता है, IO3। और ये बढ़िया रिएक्शन, जब KMnO4 की एल्कलाइन या बेसिक मीडियम में हाइपो से रिएक्शन कराते हो बेसिक में, तो किसमें बदल जाता है, ये सल्फेट में, और इसी रिएक्शन को एसिड में कराते हो तो डाइथायोनेट में, इसलिए ऑप्शन क्या रहेगा, 3rd। बेसिक में ध्यान रखना थायोसल्फेट सल्फेट में, और एसिडिक में डाइथायोनेट, क्या नाम है इसका, डाइथायोनेट, बढ़ाते रहता हूं, इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन 35, एज्यूमिंग हुंड्स रूल इज वायलेटेड द बॉन्ड ऑर्डर। अच्छा, हुंड्स रूल का मतलब बताता हूँ आपको, B2 है, 8 इलेक्ट्रॉन तक तो भर ही दोगे। अब 9 और 10 की बात सुनो, हुंड्स रूल ये कहता है ऐसे भरो, वो कहता है नहीं साहब इसको नहीं मानना, नहीं मानना तो मैं तो क्या करूंगा, दोनों को एक जगह भर दूंगा, डायमैग्नेटिक बॉन्ड ऑर्डर बना जाएगा। लो साहब ये लीजिए। क्वेश्चन 35, यहां तक करने नेसेसरी थे, अब आपको 15 क्वेश्चन दिखा रहा हूं, जिनमें से कोई 10 कर सकते हो, बाकी बताऊंगा सबको। देखिए एलिन, एलिन C3H4 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेटेड कार्बन। अब इसकी स्ट्रक्चर आनी चाहिए आपको, ये होती है एलिन। प्रॉपर डाई को क्या कहते हैं, एलिन, और प्रोपाइन को क्या कहते हैं, एलिलीन। ध्यान से देखो, इसको क्या कहते हैं, एलिलीन, और इसको क्या कहते हैं, एलिन। तो क्या हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गई, ये तो sp2 और ये sp, बस sp2 एंड sp। ये आगे लिखा है फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्ट विद मीथेनॉल। अब आपको इससे पहले वाले पेपर में भी कई जगह था, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की किससे रिएक्शन कराई, मीथेनॉल का मतलब एक्टिव हाइड्रोजन से, जिसके पास में एक्टिव, ये फिनाइल, ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड, किससे रिएक्शन करा दी साहब आपने, मीथेनॉल से। मीथेनॉल में क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन, यहाँ छोड़ दो, तो ये तो बन गई साहब बेंजीन। लो ये तो क्या बन गई आपके पास में, बेंजीन, ये तो बना दीजिए बेंजीन, और बाकी को क्या पे जोड़ दो आप, मैग्नीशियम पर एक Br तो जुड़ ही रहा है, यहाँ पर क्या जोड़ दो, OCH3। लो साहब, मिक्सर ऑफ बेंजीन एंड मिथॉक्सी मैग्नीशियम ब्रोमाइड, सेकंड ऑप्शन। आगे रिएक्शन देखिए, फॉलोइंग सीक्वेंस, सबसे पहले क्या करो, P+I2 से इसको आयोडीन में कन्वर्ट कर लो, इथाइल आयोडाइड बन गया। मैग्नीशियम के संग फिर वही ग्रिग्नाइट एजेंट बना लो, फॉर्मल्डिहाइड के साथ डबल बॉन्ड को खोल के और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कराओ, देन हाइड्रोलिसिस, तो प्राइमरी एल्कोहल बन जाएगा, एन प्रोपाइल एल्कोहल। चेक कर लो। ये पूछा है रिएक्शन में, बताओ फास्ट कौन सी होगी, तो आप लिविंग टेंडेंसी देखो, हेलोजन की लिविंग टेंडेंसी एल्केनोटाइन से, इथोक्साइड से, और अमाइड सबसे ज्यादा, इसलिए फर्स्ट। एसिड एंड डेरिवेटिव्स की रिएक्टिविटी तो है। गैस विल अप्रोच आइडियल बिहेवियर, ठीक है। आप ध्यान रखना, आइडियल बिहेवियर का मतलब अट्रैक्शन नहीं होने चाहिए, समझ गए, डोमिनेंट, इसलिए हाई तो रखो टेम्परेचर और प्रेशर रखो कम, तो लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, आइडियल बिहेवियर। हाउ मेनी एक्सचेंज पेयर आर पॉसिबल इन 3D इलेक्ट्रॉन ऑफ निकिल। अब आप देखो इधर ध्यान से, ये निकिल है, उसके अंदर 3D में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। अब देखो इधर किसे कहते हैं, एक्सचेंज पेयर, आप समझो 8 इलेक्ट्रॉन बना लो, ठीक है, 5 ऑर्बिटल होते हैं, उन्स रूल के अकॉर्डिंग लिख लिए आपने, एक 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 करके। अब आपको समझाता हूं एक्सचेंज पेयर का मतलब, सुनना ध्यान से। डिजेनरेट ऑर्बिटल होने चाहिए, सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन इंस्टेंटेनियसली अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं, उसे कहते हैं एक्सचेंज। तो इस फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का, इसका नंबर डाल देता हूं 1। इस एक इलेक्ट्रॉन के 4 एक्सचेंज पॉसिबल है, देखो एक्सचेंज पेयर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के ये 4, ठीक है। अब इस सेकंड के, इसका तो संग हो गया, इसके संग देखो इधर सेम स्पिन होना चाहिए, इसके संग इसके 3 पॉसिबल है, देखो इधर, ठीक है। अच्छा, इस थर्ड इलेक्ट्रॉन के 2 पॉसिबल है, एक इसके साथ और एक इसके साथ, काउंट करो, और इस फोर्थ इलेक्ट्रॉन का एक ही पॉसिबल है, तो 4
3 2 1, तो 10 तो यही हो गए किसी एक तरह की स्पिन। अब अपोजिट में भी देखो, अपोजिट स्पिन के 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, 8 इलेक्ट्रॉन भरे थे ना, तो एक पेयर इसके संग, एक पेयर इसके संग, 2 इसके एक इसका, तो 3 ये, तो 13 आंसर है इसका। क्लियर? बना के देख लो, आपकी एनसीईआरटी बुक में एटॉमिक स्ट्रक्चर बने हुए हैं ऐसे सारे डायग्राम। पढ़ते नहीं हो वो अलग चीज है यार, बुक क्यों नहीं पढ़ते हो, बुक पढ़ा करो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बता रहा हूँ 13, ये 41 के बाद, ठीक है। नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन पीएक्स, पीवाई पीजेड में एक ही नोडल प्लेन होती है, क्योंकि एक पे तो डबल लोब होती है दूसरी जगह। विच इज नॉट कार्बोनेट और, ठीक है, लिमोनाइट कार्बोनेट और नहीं, कैलामाइन भी है, जिंक कार्बोनेट, मेलाकाइट भी है, कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और सिडेराइट भी जिंक कार्बोनेट, फेरस कार्बोनेट। समझ गए? क्या नहीं है लिमोनाइट? क्या चीज है लिमोनाइट? लिमोनाइट होता है साहब आयरन का हाइड्रेटेड ऑक्साइड, Fe2O3.3H2O, इसको क्या कहते हैं? लिमोनाइट। याद करना। क्वेश्चन नंबर 44 बढ़िया क्वेश्चन है, देखो एक बार। इक्विलिब्रियम से लिया है, केमिकल इक्विलिब्रियम से। ये है अमोनियम बाइसल्फाइड सॉलिड, ये सब डिकम्पोज होता है अमोनिया गैस में और H2S में। अब लिख रखा जो समझाता हूँ, इसकी कुछ अमाउंट और प्रेशर ले रखा 0.5 का पहले थे, ठीक है। जब ये डिकम्पोज हुआ ना, तो इक्विलिब्रियम पर प्रेशर कितना है? 1.5। बोले केपी मालूम करो, टोटल प्रेशर कितना है? 1.5। तो जब इसका डिकम्पोजिशन होगा उससे पी आएगा और इससे पी आएगा, इसलिए इसका टोटल प्रेशर होगा 0.5 प्लस पी इसका इक्वल टू कितना लिख रखा? 1.5। इसलिए पी की वैल्यू कितनी आ गई? इसको 0.5 को कम करो और डिवाइड कर लो 2 से, तो 0.5 आ गई। इसका मतलब आपके पास में अमोनिया का प्रेशर हो गया 1 और H2S का कितना होगा? 0.5, और के पे निकालोगे तो मल्टीप्लाई कर लो, आंसर 0.5। ये लो सर, क्या आंसर आ जाएगा? 0.5 इसके अंदर, ये सी ऑप्शन लो। अगला, 1 मोल ऑफ कार्बोनेट क्लोज कंटेनर में लिखा 600 केल्विन पर कितना परसेंट इसको देता है? 20। ठीक है, डिकम्पोजिशन पूछा है आपसे, रिजल्टेंट प्रेशर पूछा है। तो देखो अब आप समझो, फिर वापस एक कंपोनेंट टेम्परेचर दे रखा है अलग अलग, तो आपके पास में फॉर्मूला होता है पीवी इक्वल टू एनआरटी, एन वहां पर मोल्स हैं, तो ये लिख देता हूं, देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी। शुरू के अंदर प्रेशर कितना लिख रखा था साहब? 180 में, देखो 1 मोल है, कितना मोल? अच्छा वॉल्यूम तो सेम है ही, सेम कंटेनर है, कितना मोल था? एक। टेम्परेचर कितना दे रखा है अपने को? 600। ये लो साहब, पहली तो कंडीशन ये है। अब आपसे क्या पूछा है? प्रेशर। डिकम्पोजिशन कितना हुआ आपके पास में? 20%। तो 1 प्लस एल्फा के बोलोगे तो टोटल मोल हो जाएंगे 1.2। प्रेशर कितना हो गया? 300, टेम्परेचर 300। लो साहब, तो आपके पास में ये प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। शुरू में कितना प्रेशर था? एक बार देखो, 300 था शुरू में, 300। अब कितना हो गया? टेम्परेचर 600, तो पी की वैल्यू इससे जस्ट डबल आ जाएगी, 2.48। इंक्रीजिंग ऑर्डर रेट ऑफ द एससीएन, वही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, सबसे पहले एल्डिहाइड में, फिर कीटोन में। कीटोन में भी ध्यान रखना, जितने बल्कि ग्रुप और एरोमेटिक होते जाते हैं उतनी रेट कम होती रहती है। फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन 47, आयनिक कंडक्टेंस क्या होगी? तो ये वर्नर थ्योरी से लिया गया है, सबसे ज्यादा इसके अंदर नंबर ऑफ आयन सबसे ज्यादा। ऐसे बनाया करो, प्लेटिनम को रखो अंदर और पहले अमोनिया लिगेंड लगाओ 5 और एक Cl6 बना सकते हो, और 3 ये, तो टोटल आयन कितने आएंगे? 4। इसके अंदर आयन कितने आएंगे? 4, तो ये लगाओ और 2 Cl और ले लो, इससे कम 3, इसके अंदर 2, इसके अंदर कोई आयन नहीं, तो आंसर ये है सबसे ज्यादा कंडक्टेंस फर्स्ट की, फिर उसके बाद थोड़ी दम की, ये आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट बताए, वाट पीएच ऑफ 0.1 m सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या है ये? एम्फीप्रोटिक। ध्यान रखना क्या है एम्फीप्रोटिक, उसका फॉर्मूला क्या है? pK1 प्लस pK2 डिवाइड बाई 2। लो साहब, pK1 दे रखा है आपको 8, pK2 दे रखा है 13, दोनों को ऐड करके डिवाइड कर लो, सी ऑप्शन। विच वन इज मोस्ट बेसिक? अब देखो, ये न्यूट्रल, ये एसिडिक, अब 2 बचे, ये एम्फोटेरिक है। डाउन द ग्रुप जाने पर बेसिक नेचर बढ़ती रहती है, तो आपसे मोस्ट बेसिक ही पूछा है, तो पीबीओ, टिन ऊपर आता है। विच मेटल वुड इवॉल्व H2 गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड? अब ध्यान रखना, जो SH से नीचे आते हैं वो हाइड्रोजन गैस नहीं इवॉल्व करते, इसलिए आंसर क्या लिखोगे? जिंक। ये क्वेश्चन था साहब आपके पास में 50। इसकी की भी आपको बता देता हूं, चेक कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर आपके पास में की है मॉक टेस्ट नंबर 18 की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अगले क्वेश्चन चेक करेंगे, इनको देखते जाओ, फिर और बात करते हैं आगे, ठीक है। ओके बाय।